सो हेलो गाइज, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। ये जो वीडियो है वो है क्लास 12th के फिजिक्स के लिए, जो कि क्लास 12 बिहार बोर्ड से इस बार देंगे जो भी स्टूडेंट, उनके फिजिक्स की मॉडल पेपर है। तो जैसा कि आपने मॉडल पेपर देख ही लिया होगा अब तक, तो ये मॉडल पेपर, इस बार का जो मॉडल पेपर है वो पिछले वाले मॉडल पेपर से काफ़ी डिफरेंट है। यानी इस बार का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो पिछले वाले जो बोर्ड के एग्जाम है उनसे काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल 96 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिनमें कि आपको मात्र 48 जो क्वेश्चन है उनका जवाब देना है। यानी देखने को कहा जाए तो हर एक क्वेश्चन से इस बार जो है डबल डबल ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें कि आपको उसके आधे क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे कि मान लीजिए 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन और प्लस 6 क्वेश्चन है। यानी देखा जाए तो 70 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है पहला, और फिर 20 और फिर है 6। यानी 70 क्वेश्चन जो है वो कैसे क्वेश्चन होंगे, वो होंगे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे। जैसा कि इसमें नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है सेक्शन ए इन विच 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 35 क्वेश्चंस टू बी आंसर। यानी केवल 35 क्वेश्चन है। अगर कोई भी बच्चा 35 से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देता है तो उसके केवल जो शुरू के 35 क्वेश्चंस होंगे वही केवल चेक किए जाएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसमें कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें 20 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिनके कि केवल और केवल 10 क्वेश्चन के आंसर देना है आपको। 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। और फिर थर्ड जो आता है वो आता है 6 नंबर के क्वेश्चन का, जो कि लॉन्ग होगा 5 नंबर का, जिसमें कि सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन होंगे, उनके जवाब देने हैं। तो इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं इस मॉडल पेपर के टोटल 70 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन के बारे में, और साथ साथ इस जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं इनके सॉल्यूशन के साथ साथ उनके जो एक्सप्लेनेशन होंगे वो भी हम देखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस क्वेश्चन से या इस क्वेश्चन के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप उसका आंसर ईजिली दे पाएंगे। तो इस वीडियो में आप इस क्वेश्चन के आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन से पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर। यानी कि जो प्लेन कंडक्टर होता है उसके नियर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू क्या पूछा गया है। तो याद रखिए, इसमें आपने पढ़ा होगा फील्ड ऑफ एन इन्फिनाइट सीट। जो इन्फिनाइट सीट होता है उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही हमारा एक प्लेन कंडक्टर की तरह काम करेगा। जो उसकी चार्ज है, अगर चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन बी दिया हुआ है, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारा फॉर्मूला भी होता है, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेन कंडक्टर इन्फिनाइट प्लेन शीट का। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि विच विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में कौन सा संबंध है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कौन सा जो रिलेशन है वो करेक्ट है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा गया है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। याद रखिएगा इसमें दो ऑप्शन है, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर और E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि माइनस जो होता है वो डायरेक्शन को बताता है। याद करिए लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारा होती क्या होती है। तो यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी आपसे पूछा है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो होता है वो हमारा C इज इक्वल टू क्या होता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R होता था। यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को याद कीजिए क्या होता है इसका वैल्यू। तो इसमें ये है कुलम्स कांस्टेंट। वो कुलम्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता था, तो होता था जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था तो उसका वैल्यू हमारा होता था 9 इंटू 10⁹9। 9 इंटू 10⁹9 होता था। यहाँ पर पूछा गया आपसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹9 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझिए, अगर 1/4 इंटू 10⁹9 है ये हमारा, तो वैल्यू किस तरह से होगा। तो वैल्यू होगा हमारा 1/9 इंटू 10⁹9। और साथ साथ यहाँ पर 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर को चेंज किएगा तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3 मीटर्स। 9 इंटू 10⁻3 मीटर्स हो जाएगा। और काट कूट कर लीजिएगा जब इसको आप, तो देखिएगा आपका हो जाएगा 1 माइक्रो, यानी 10⁻6 आएगा, जो कि हम कहेंगे माइक्रो फ्राट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 माइक्रो फ्राट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। हमको इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपसे पूछा कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। कैपेसिटेंस का वैल्यू याद कर लीजिएगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता था हमारा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता था। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जहाँ A जो होता था उसके बीच इसका जो एरिया होता था वो होता था, D होता है जो कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो D होता था। तो अगर इसमें ध्यान दीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर भी लिखा हुआ है, जो कि रिलेटिव हमारा एप्सिलॉन है। तो रिलेटिव एप्सिलॉन होने के कारण इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए, दैट इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A बाई डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यहाँ पर कि विच ऑफ द बिटवीन G द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, V द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। यानी कि रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो याद कर लीजिएगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस में ज़्यादा और किस में कम होता है। तो याद कर लीजिएगा हमेशा कि जो हमारा V होता है, यानी जो वोल्ट मीटर होता है उसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, फिर G आता है हमारा जिसमें गैल्वेनोमीटर, उसके बाद सबसे कम जो रेजिस्टेंस होता है वो एमीमीटर में होता है हमारा। तो ये रिलेशन आप याद कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन हो जाएगा, तो V इज ग्रेटर देन G।
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग द अप्लाइड फॉर द विच स्टोन ब्रिज। विच स्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन पे कौन अप्लाई करता है? तो याद कर लीजिए, हमेशा कौन होता है? मीटर ब्रिज होता है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर के बारे में जान लीजिए, तो पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और गैल्वेनोमीटर हमारा ये दोनों करता है। तो हमारा जो विच स्टोन ब्रिज है उस पर कौन, तो विच स्टोन ब्रिज क्या करता है? तो वो हमारा रेजिस्टेंस को मेजर करता है, जो कि मेजर किसके थ्रू होता है? तो ये होता है हमारा मीटर ब्रिज के थ्रू। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन, क्या करता है, किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक ऑफ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो याद कर लीजिए, पदार्थ की प्रकृति है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन द किरचॉफ्स पॉइंट रूल। किरचॉफ्स पॉइंट रूल क्या है? तो किरचॉफ पॉइंट रूल किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है, जो कि किस पे डिपेंड करता है? तो याद कर लीजिए, फर्स्ट रूल कहता है क्या है? अगर मान लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट करंट आ रहा है, यानी इस किसी पॉइंट पे टोटल जो करंट होगा वो क्या होगा? उस पॉइंट पे जितना इनकमिंग करंट आ रहा है और टोटल आउटगोइंग करंट, यानी जितना उस पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है और जितना करंट उससे जा रहा है, दोनों का वैल्यू क्या होगा? वहाँ पर जीरो होगा। यानी कि यही हमारा किरचॉफ्स का पॉइंट रूल था। तब यहाँ पर क्या कंजर्व है, ध्यान से देखिए कि जितना चार्ज आ रहा है वो सारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, जितना इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो सारा इलेक्ट्रिक करंट चला जा रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा पास कर जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिक करंट तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चार्ज हो जाएगा। यानी चार्ज होता है किरचॉफ्स पॉइंट रूल में, हमारा चार्ज होता है वो होता है कंजर्व। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। इनसाइड अ कंडक्टर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो याद कर लीजिए, हमेशा जो मोशन है, अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो यानी वहाँ पर जो मोशन होगा वो होगा उसका यूनिफॉर्म होगा मोशन, यानी लगातार मूव करते रहते हैं। बट जैसे ही किसी कंडक्टर को किसी करंट के थ्रू जब उसको हम लगाते हैं, जब करंट के थ्रू जब हम उसको कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो ईएमएफ के थ्रू हम उसको जब बैटरी के थ्रू जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रिफ्ट के साथ बढ़ते जाते हैं। तो जब आपसे अगर पूछा जाए कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर बोला जाए तो वो यूनिफॉर्म होगा। बट अगर बोल दें यहाँ पर कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी करंट के बारे में जब आपसे बात कर ले कि करंट फ्लो कर रहा है, उसमें क्या होगा उसका मोशन इलेक्ट्रॉन्स का? तो वो होगा ड्रिफ्टिंग होगा। याद रखिएगा ये वर्ड, ड्रिफ्टिंग वर्ड। तो ड्रिफ्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो पावर के बारे में बोल रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? तो सब जानते हैं पावर P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई होता है। V इंटू आई। अब यहाँ पर वी आई तो कोई फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, तो आई यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस को लिया। तो रेजिस्टेंस में हम ओम्स लॉ के थ्रू जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है? डेट इज V बाई आर। तो अगर यहाँ पर पुट करें तो क्या निकल जाएगा? V स्क्वायर बाई आर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है यहाँ पर? तो ऑप्शन हमारा सी है। तो पावर का फॉर्मूला कौन हो जाएगा? डेट इज V स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी फोर्स के बारे में पूछ रहा है वो भी मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? तो फॉर्मूला होता है डेट इज एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी। इसी तरह फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला हमारा इसके लिए भी होता है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, डेट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें एन कैप भी होता है जो डायरेक्शन के लिए होता है। तो साइन थीटा डेट इज क्यू वी वी साइन थीटा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? डेट इज बी, एफ इजिकल टू क्यू वी वी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वो आप यहाँ पर कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है यूनिट क्या होगा? वो होगा हमारा वेवर। जानते हैं हम लोग कि वेवर जो होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का होगा। एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर होता है हमारा करंट का, डेट इज करंट। ए होता है हमारा, ए से यूनिट करते हैं। उसके बाद हमारा पूछा है यहाँ पर दूसरा है फ्राड। फ्राड किसका होता है? तो फ्राड हमको पता है ये होता है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का। उसके बाद पूछा टेस्ला। टेस्ला किसका यूनिट होता है? टेस्ला भी याद करिए, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा टेस्ला होता है, जहाँ पर 1 टेस्ला इज इक्वल टू आता है 1 वेवर पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि पावर फैक्टर ऑफ सर्किट ऑफ हैविंग द रेजिस्टेंस ओनली। बोल रहा है कि पावर फैक्टर क्या होगा जिसमें रेजिस्टेंस आएगा। पावर फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पूछा जा रहा है। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है? फॉर्मूला याद कीजिए। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज आर बाई जेड होता है। जेड क्या है यहाँ पर? हमारा इंपिडेंस है, जिसको हम लोग प्रतिबद्धता करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जेड तो है नहीं कुछ, तो यहाँ पर फॉर्मूला जेड का दिया हुआ है, डेट इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। याद रखिएगा ये ओमेगा यहाँ पर कहा रहा है, ये डब्ल्यू नहीं है, ये क्या है? ओमेगा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेट इज आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। पावर फैक्टर से एक और चीज़ है, पावर फैक्टर का जो रेंज होता है वो एसी सर्किट में कितना होता है? तो एसी सर्किट में पावर फैक्टर का जो रेंज होता है, यानी याद रखिएगा आपसे कोई पूछ दे कि रेंज क्या है, तो रेंज क्या होगा? डेट इज 0 से 1 तक का होता है। अब 0 किसका रेजिस्टेंस होता है? तो 0 रेजिस्टेंस होता है हमारा किसका? पावर, मतलब जो 0 होता है पावर फैक्टर वो किसका होता है? डेट इज प्योरली इंडक्टिव
करंट जो होता है उसका होता है, सर्किट जो होता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट जो होता है उसका हमारा पावर फैक्टर 0 होता है, और प्योरली रेजिस्टिव होता है तो रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर जो होता है वो होता है 1 होता है। तो 1 और 0 भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू पूछा जा रहा है एसी का, यानी एसी का आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू होता क्या है, दैट इज पीक करंट, याद रख लीजिएगा ये होता है पीक करंट बाय √2। तो पीक करंट बाय √2 ऑप्शन कौन सा है हमारा, फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी पीक बाय √2 यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि चुंबकीय लंबाई यानी ज्यामितीय लंबाई में कौन सा संबंध सही है। अब देखिए चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज किया दैट इज LM इज इक्वल टू होता था क्या 5/6 LG होता था, यानी कि LM हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका चुंबकीय लंबाई, और दूसरा ज्यामितीय लंबाई क्या हो गया दैट इज LG। अब इसमें ये तो ऑप्शन में कहीं पर दिया हुआ नहीं है, यानी 5/6 में है, लेकिन ध्यान से देखिए ऑप्शन बी जो है उसमें LG है, जबकि फॉर्मूला क्या होता था हमारा, वो होता था LM इज इक्वल टू 5/6 LG। तो ये फॉर्मूला होता था, तो ये तो गलत है, हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा। तो ऑप्शन कहाँ पर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में उसमें लिखा गया 6/5, यानी 6/5। अगर LM इज इक्वल टू 5/6 LG को आप यहाँ पर क्रॉस कीजिएगा तो ये क्या मिलेगा, इधर L जाएगा 6, इधर आएगा नीचे, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा LG इज इक्वल टू 6/5 LM। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इसमें पूछा रहा है आपसे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा अगर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है और एंगल ऑफ डिप दिया हुआ था। एंगल ऑफ डिप निकालने का एक फॉर्मूला था हम लोग का, फॉर्मूला क्या था, डेट इज BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ से B का वैल्यू निकालिएगा तो आपको निकल के आएगा BH/cos डेल्टा, जो कि ऑप्शन हमारा ए है, इसमें हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर चुंबकीय तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का इंटेंसिटी उसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ इंटेंसिटी दैट इज एम्पियर जो हमारा होता था वो क्या हो जाएगा A/मीटर, एम्पियर पर इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा A/m हो जाएगा हमारा यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फिर हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन एक है क्या, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, याद हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन भी था और इसमें एक और टर्म आता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो कि अब अर्थ का होता है हमारा, तो उससे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, तो एक क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इसका जो हम लोग का जो कंपास नीडल होता है वो पैरेलल किसके होता है, तो पैरेलल होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के ही। कंपास नीडल जो होता है, कंपास में जो नीडल लगा होता है, मैग्नेटिक नीडल जो लगा होता है वो पैरेलल किसके होता है, तो वो होता है मैग्नेटिक मेरिडियन के, अर्थ का जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके पैरेलल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, तो मैग्नीफाइंग पावर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1+d/f। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द फोकल लेंथ ऑफ द नॉर्मल आई इज वॉट, कितना फोकल लेंथ कितना होता है नॉर्मल आई का, दैट इज 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, दैट इज 24.41, ये तो वैल्यू याद ही करने के लिए, दैट इज 24.41। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ द टू कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टैक्ट इज, यानी दो कॉन्वेक्स लेंस को जब हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इसका याद रखिएगा, इसका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स ही बनेगा, यानी जो दो कॉन्वेक्स लेंस को आप जोड़िएगा तो कॉन्वेक्स ही बनेगा। अब दो कॉन्वेक्स लेंस या किसी भी तरह के लेंस को जोड़ने के टाइम पे एक फॉर्मूला भी है हम लोग का, क्या है फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/f2 माइनस d/f1f2, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका f जो है वो कैपिटल F होता है, ये होता है हमारा उस जो नया लेंस बनेगा उस लेंस का फोकल लेंथ, उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज दो लेंस को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 1/f1 प्लस 1/f2, यानी दोनों लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको जोड़ने के लिए दैट इज 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। डी जो होता है दोनों कॉन्वेक्स लेंस के बीच के डिस्टेंस होता है, जो भी लेंस आप यूज कर रहे हैं, जो भी दो लेंस को अगर आप जोड़ रहे हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डी होता है हम लोग का, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके अगर हम निकालना चाहें यहाँ पर ही इस फॉर्मूला से भी अगर हम निकालें तो हमारा क्या निकलेगा, दो कॉन्वेक्स लेंस है, डी कांटेक्ट में दोनों जुड़ रहा है तो डी का वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा। अब जुड़ते टाइम पे डी का वैल्यू 0 हो गया, अब हम फॉर्मूला पर डालें पुट करें तो एफ क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर 1/f प्लस 1/f2 करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो कैसा होगा वो हमारा, वो भी जो नया लेंस बन रहा है वो भी कैसा फोकल लेंथ होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कि हमारा कॉन्वेक्स ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, तो हम लोग टोटल जानते हैं क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, द
लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, यानी क्लियर स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो कितना है। तो इससे पहले भी हम लोग देखे थे कि आंख का जो फोकल लेंथ है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। इसमें भी हमारा क्या है वही कि न्यूनतम दूरी कहाँ तक हम देख सकते हैं, यानी क्लियर स्पेस जो हम लोग कहते हैं क्लियर विजन करते हैं उसके लिए कितना होता है, डेट इज 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच फेनोमेना ऑफ द लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के फॉर्मेशन के लिए कौन सा सही है हम लोग का। तो इसमें कौन है, तो वन विक्षेपण कौन हो जाएगा, डिस्पर्सन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्पर्सन। नेक्स्ट है हम लोग का, किस रंग के प्रकाश के कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो अधिक होता है। अब अपवर्तनांक के लिए बारे में बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है, तो किसका ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो याद रखिएगा जिसका जो तरंग दैर्घ्य है यानी वेवलेंथ जिसका सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, यानी सबसे ज़्यादा वो अपवर्तित होगा। याद कीजिए प्रिज्म वाले में, प्रिज्म में जब आप निकालते थे कैसे निकलता था, लाइट रे आता था फिर जाता था और यहाँ 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाता, जिसको हम लोग विबग्योर कहते थे। तो जिसमें लास्ट में जो आता था वो कौन आता है, वॉल्वेट या ब्लू आता था हम लोग का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का सबसे ज़्यादा, जो कि सबसे ज़्यादा करेगा तो कौन करेगा यहाँ पर, तो वॉल्वेट कर लेगा हमारा, बैगनी जो होगा वो सबसे ज़्यादा करेगा। अगर उसी में हम लोग देखें कि नेक्स्ट जो हम लोग का है कि रेड का क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, तब यहाँ पर है कि किसके रंग का था, कौन सा रंग का कलर होगा। याद कीजिएगा कि रेड कलर जो होता था वो सबसे कम अपवर्तनांक होता था, तो वहाँ पर उसका जो है वो सबसे कम किसका होगा, यहाँ पर पूछा है अधिक था, अधिक हो जाएगा बैगनी का वॉल्वेट का। अगर सबसे कम पूछा जाए तो किसका होगा, तो वो होगा रेड का हम लोग का होगा। रेड का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है, यानी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, रेड का ही होता है। तो वो सबसे कम डिस्पर्स करता है, वो सबसे कम उसका वो रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा सबसे कम में अगर पूछा जाए तो रेड हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा में अगर चूंकि यहाँ ज़्यादा पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्वेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, द पाथ डिफरेंस फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद करिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मूला है हम लोग का, ये भी फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये ऑप्शन पाथ डिफरेंस का डेट इज 2n+1 λ/2, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, तो विच फिनोमेना कन्फर्म द ट्रांसवर्स वेव ऑफ द नेचर ऑफ द लाइट। यानी लाइट का जो नेचर यानी जो लाइट की जो प्रकृति होती है उसके किस प्रकृति के बारे में बात करें, तो वो बात किया जा रहा है ट्रांसवर्स नेचर के बारे में। कौन से नहीं, तो ट्रांसवर्स वेव का, यानी जब अगर लाइट का, ये भी याद रखिएगा कि नेचर ऑफ लाइट कैसा होता है, तो वो होता है ट्रांसवर्स वेव की तरह होता है। और इसको कौन कंफर्म करता है, तो याद कर रख लीजिएगा डेट इज पोलराइजेशन, जो हमारा ध्रुवीकरण होता है वो हमारा इसको जस्टिफाई करें, इसको जो घटना पुष्टि कौन करता है, तो ध्रुवीकरण डिस्पर्सन करते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्या है, द बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल, यानी कॉर्नर से बेंडिंग करने को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। जो कॉर्नर से अगर बेंड कर रहा है लाइट तो क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन का पता है, रिफ्रैक्शन का पता है आपको। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट सीधा सीधा आता है और चला जाता है उसी मीडियम में, तो डेट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो बेंड करता है, तब हमारा रिफ्लेक्शन होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है दो लाइट रे जब एक दूसरे को मिलकर एक नया लाइट रे फॉर्म करता है, तो उसमें हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कॉर्नर से कौन जाता है, तो कॉर्नर से हमारा कौन सा बेंड करता है लाइट, तो कौन सा फिनोमेना होता है, डेट इज डिफ्रैक्शन होता है हम लोग का। नेक्स्ट क्या है फिर क्वेश्चन हमारा कि वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर, सिल्वर का वर्क फंक्शन कितना होता है, तो सिल्वर का वर्क फंक्शन याद कर लीजिए, 4.7 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। वर्क फंक्शन निकालने का किस में होता है, तो निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स फोर्स होती है, तो प्लैंक्स फोर्स का वैल्यू याद रखिएगा 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। नेक्स्ट क्या हम लोग का, द डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, डायनेमिक मास क्या होता है फोटोन का, हम लोग को पूछा है यहाँ पर कि फोटोन का डायनेमिक मास क्या होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, निकालने का तरीका, ये निकालेंगे कैसे हम लोग, तो याद रखिए मोमेंटम निकालते हैं कैसे, डेट इज E/c निकालते हैं। अगर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे, E/c, और इसका एक और फॉर्मूला होता है डेट इज h/λ। अब E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E को यहाँ पर लिख सकते हैं E = mc², E का क्या लिख सकते हैं, डेट इज mc², c से c काट दीजिएगा, यहाँ पर आएगा h/λ = mc, मास हो गया हमारा। अब इस मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट इज h/c λ, यानी जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, h/c λ, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है h/c λ। ये हो जाएगा हमारा डायनेमिक मास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट में कौन होता है, तो लाइमन होता है। बाकी बाल्मर कैसा होता है, बाल्मर विजुअल होता है, विजुअल रेंज होता है वो उसका, और पास्टन और ब्रैकेट जो होता है वो क्या होता है हम लोग का, वो होता है इंफ्रारेड। ये किस में है, तो ये हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसमें हमारा ये पढ़ना था। तो लाइमन सीरीज क्या होता है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, बाल्मर सीरीज जो होता है विजुअल रीजन में आता है, पास्टन और ब्रैकेट जो होता है वो इंफ्रारेड रीजन में आता है। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में कौन एप्लीकेबल नहीं है, इसमें बोल रहा है कौन नहीं है। तो याद रखिए रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है, इसमें क्या न्यूक्लियर फिनोमेना है, एटॉमिक फिनोमेना है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, बट कौन नहीं है तो वो है नेचुरल फिनोमेना नहीं है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या है, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा रेज कहते हैं हम लोग। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीटा रेज हो जाएगा, ठीक है।
तो इसी के साथ अगर आपको हमारे वीडियो का एक्सप्लेनेशन जो है वो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण क्या होता है इसमें पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हीलियम न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। तो अल्फा के बारे में याद कर लीजिए, अल्फा क्या होता है, अल्फा को अगर नोट किया जाए तो क्या होता है, उस पर +2 चार्ज होता है। +2 चार्ज करने का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हीलियम का आप देखिएगा तो हीलियम में भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा तो उस पर +2 आ जाएगा। तो मतलब ये क्या बन गया, हमारा हीलियम का न्यूक्लियस बन गया। तो अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, तो वो होता है हीलियम न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि द ट्रांसमिटिंग एंटीना दिया गया है, हाइट ऑफ द टीवी ट्रांसमिशन टावर दिया गया और रेडियस ऑफ द अर्थ दिया गया। तो इसमें जो डायरेक्शन है यानी जो रिलेशन अमॉन्ग द रेंज ऑफ द ट्रांसमिटेड एंटीना, यानी रेंज यानी हाइट और फिर रेडियस में क्या रिलेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, डेट इज डी इज इक्वल टू √2h/r। ये हमारा आंसर हो जाएगा हमारा इसका। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट जो हमारा जो पहला होता है, जो जैसे ग्राउंड स्टेट किसको कहते हैं, जो पहला सेल होता है ऑर्बिट होता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें जो एनर्जी होता है एटम का, जो इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है, यानी उस पर जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट कितना होता है, डेट इज -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। फिर अगर दूसरे ग्राउंड स्टेट से फिर फर्स्ट स्टेज में जाएगा तो वो क्या होता है, -3.4 होता है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्या हम लोग का, when impurity is doped in the intrinsic semiconductor, जब हम यानी जो भी सेमीकंडक्टर है उसमें अगर हम डोप्ड करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो उससे क्या बढ़ता है, कंडक्टिविटी में क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है। तो याद कर लीजिएगा, हम किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्या डालते हैं, इम्प्योरिटी डालते हैं। इम्प्योरिटी डालते हैं तो वो क्या होता है, बढ़ता है, हमारा कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग 2 तरीके से कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। कैसे होता है उसमें, तो एक होता है हमारा टेट्रावेलेंट, एक होता है पेंटावेलेंट। टेट्रावेलेंट में क्या होता है, उसमें होल्स, नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाता है, और पेंटावेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। तो दोनों ही केस में क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ता है यहाँ पर। तो इम्प्योरिटी मिलाते क्यों है, क्योंकि कंडक्टिविटी को बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नॉर गेट का व्यंजक क्या है, यानी कि बोलियन एक्सप्रेशन जो है वो नॉर का क्या होता है। तो इसमें याद कर लीजिए, चारों ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन जो 4 तरह के जो गेट होते हैं उनके चारों गेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो नॉर के बारे में बोला गया है। तो नॉर बेसिकली किसके लिए होता है, तो नॉर होता है हमारा A+B+C। ऑप्शन जो होगा हमारा सी होगा यहाँ पर, यानी A+B बार होता है उसके लिए होता है, y = A+B। अब इसमें पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या करता है, इसमें बोलता है A+B, y = A+B। अब A+B किसका होता है, तो ये जो पहला ऑप्शन है वो होता है हमारा और के लिए, याद कर लीजिएगा, और के लिए पहला है। दूसरा है AB किसके लिए होता है, ये होता है हमारा एंड के लिए, ये किसका होता है, एंड के लिए। और ऑप्शन डी जो है वो किसके लिए है, तो ऑप्शन डी है AB बार किसके लिए होता है, दैट इज नैंड के लिए। तो हम इसमें ध्यान से देखिए, इसमें हम चारों देख लिए, हम लोग चारों तरह के गेट का देख लिए। तो अगर आपको कोई भी इसमें से पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें हमसे पूछा गया था नॉर के लिए, तो नॉर के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब हम करंट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, यानी कि सही कौन है जिसमें कि हम जब अर्थ तरंगी दृष्टिकरण करते हैं, जब अर्थ करेंगे यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो आउटपुट इनपुट अगर हम 50 हर्ट्ज में देते हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट क्या होगा उसका आउटपुट नहीं रह जाएगा, 50 हर्ट्ज नहीं रह जाएगा। और फुल वेव में करते हैं तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर हमारा, डेसिमल में यहाँ पर कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर को, इतना जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो याद करिए, जैसे ऑप्शन दिया उसी से हम लोग देख लेते हैं। अगर ऑप्शन हम 30 देखें, यानी इस ऑप्शन को देखें बी को, तो इसमें क्या दिखता है हमारा 30 है। अगर 30 का निकाले तो क्या निकलेगा, 2 से करेंगे आएगा कितना 15, यानी हो जाएगा यहाँ पर 0। फिर करेंगे 2 से, तो 2 से कितना हो जाएगा 7, जबकि यहाँ पर आएगा कितना 1 आएगा, तो 1 हो जाएगा हम लोग का। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेट इज 3, यानी कितना आएगा 1 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ भी 1 और ये लास्टली 1, तो कितना हो गया 4 1 और फिर एक 0। तो ये ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का। इसी के बारे में पूछा था हम लोग का, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोग का फिर, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो कोई बता देगा, तो बहुत बच्चा वाला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हम लोग का कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, तो ये वैल्यू हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारा 8.856 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइपोल मोमेंट के लिए करेक्ट कौन सा है, तो डाइपोल मोमेंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है ना, तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए नंबर जो है 1 dB = 1/3 10⁻⁻29 सेंटीमीटर, ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सब सेंटीमीटर में दिया गया और इसमें 1/3 10⁻⁻29 सेंटीमीटर है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें बोल रहा है कि समतुल्य धारिता निकालिए। अब इसको ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या दिखेगा, सीरीज में, तीनों क्या है सीरीज में, 3 कैपेसिटेंस है सी के लिए और तीनों सीरीज में दिया गया। बट दूसरे वाले में क्या है, इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। इसको जैसे ही जोड़ देते हैं तो इसमें जो
इसका जो कैपेसिटेंस है ये इसका वैल्यू कोई वैल्यू मायने नहीं रखता है, यानी जो जुड़ा हुआ केवल है कौन सा है, केवल सी और सी दो ही जुड़ा हुआ है। तो हम अगर दोनों किस में सीरीज में है तो सीरीज का याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें इक्विवेलेंट निकालने का 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, दोनों का वैल्यू c है, पुट कर दीजिएगा, आएगा 2/c, और इसको जब c का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा c/2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हम लोग का c/2 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें सीरीज में है तो इसको याद कैसे करने का, दो फॉर्मूला होता है इसमें, अगर इसी का पैरेलल में पूछा जाता तो क्या होता है, पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता था सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है जस्ट कैपेसिटेंस उसका उल्टा तरीके से निकाला जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से निकालते हैं, उसमें इसमें उल्टा होता है, जैसे कि अगर उसमें पैरेलल का निकालते हैं जो फॉर्मूला वो यहाँ पर सीरीज के लिए अप्लाई होता है, और जो वहाँ सीरीज के लिए अप्लाई होता है वो यहाँ पर पैरेलल के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा करेक्ट है इसमें, तो एम्पियर को बोल रहा है मिली एम्पियर में कन्वर्ट, मिली के लिए हम लोग जानते हैं कि 10⁻³ का अप्लाई करते हैं, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हम लोग का, करंट डेंसिटी। अब देखिए करंट डेंसिटी होता है क्या, करंट डेंसिटी होता है जो टोटल करंट कितने एरिया से निकल रहा है, अगर कुछ एरिया हम देते हैं उसमें से कितना करंट यहाँ से पास कर रहा है तो उसका ही वैल्यू निकलता है करंट डेंसिटी। अब करंट क्या होता है, करंट तो हमारा का एक याद रख लीजिए इसके बारे में, ये भी एक चीज़ है कि करंट जो होता है वो क्या होता है, एक हमारा मतलब अदिश राशि है, यानी कि वो स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट डेंसिटी जो हो जाता है ये वैल्यू वो क्या होता है, वो हमारा हो जाता है एक सदिश, यानी कि वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो इसमें करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I/A, यानी ऑप्शन 1A जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस करेक्ट फॉर द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए कौन सा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़े हम लोग, R इज क्या होता है, दैट इज ρL/A होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा ρL/A, यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें आई का वैल्यू निकालने के लिए, आई का वैल्यू क्या होगा, आई इधर आ रहा है और तीनों में ध्यान से देखिए इसमें जो अप्लाई हो रहा है वो कौन सा चीज़ अप्लाई हो रहा है, इसमें अप्लाई हो रहा है किरचॉफ्स का पॉइंट रूल, जो इससे पहले भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया तो उसमें, यानी टोटल क्या होता है, इस पॉइंट इस जंक्शन पर अगर देखिए तो इस जंक्शन पे टोटल जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहाँ से आउटपुट भी होगा, यानी कि टोटल कितना करंट आ रहा है, इधर से 10 आ रहा है, इधर से 10 आ रहा है, इधर से भी 10, इधर से 10 और इधर से 20, यानी टोटल जोड़िएगा तो इधर से टोटल करंट कितना जाएगा, 10 + 10 यानी 20, 20 + 20 40, यानी टोटल कितना करंट हो जाएगा 40 एम्पियर का, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बाय द पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर के थ्रू क्या मेजर किया जाता है, तो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक बार देखे थे जिसमें मीटर बेस आया था तो उसमें हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते थे, तो पोटेंशियोमीटर उसमें ऑप्शन में था, तो पोटेंशियोमीटर किसको मेजर करता था, वो मेजर करता था ईएमएफ को। अब ध्यान देखिए पोटेंशियोमीटर ईएमएफ को करता है मेजरमेंट, उसी तरह वोल्ट मीटर था वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता था, बट पोटेंशियोमीटर जो होगा वो ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अब ये तो फिर वही सवाल है बच्चा वाला कि 1 किलोवाट आवर में कितना कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 किलो मतलब कितना हो जाएगा 10⁻3, किलोवाट मतलब 10⁻3 वाट, आवर मतलब 3600 सेकेंड, तो इसको चेंज कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा टोटल कन्वर्ट, वाट मतलब जूल पर सेकेंड होता है तो इसको जूल पर सेकेंड ही कर लीजिए, तो सेकेंड कट जाएगा, जूल बचेगा और आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। आंसर ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन हम लोग का सी है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो टेस्ला वाला फिर क्या है, ये टेस्ला वाला आ जाता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 1 टेस्ला हम लोग का क्या होता था, हम 1 टेस्ला हम लोग कहते थे, इसमें याद कर लीजिए कि क्या होता था वो हम लोग का टेस्ला किसका यूनिट होता था, सबसे पहले ये जान लीजिए, तो किसका होता है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता था वो टेस्ला होता था, वो किसके बराबर होता था, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 1 वीवर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फोर्स बाय एरिया हम लोग कहते थे दैट इज 1 वीवर बाय मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगा मीटर वीवर बाय मीटर स्क्वायर, ऑप्शन क्या यहाँ पर क्या है, ऑप्शन हम लोग का बी है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वीवर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फ्लक्स, अब फ्लक्स का वैल्यू कैसे निकालते थे, तो फ्लक्स का वैल्यू कैसे निकालते थे, इसमें चुंबकीय फ्लक्स पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है फाई मतलब इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर निकाला जा रहा है। इसी तरह एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी पूछा, मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसी तरह यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी एक क्वेश्चन आता था तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ए, तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने के लिए पूछा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ई डॉट ए, अब मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जाए दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, तो याद कर लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी कितना होता है, लाइट के स्पीड के बराबर होता है, दैट इज 3.8 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड के बराबर, और ये वैल्यू निकलता कहाँ से, तो ये निकलता है 1c इज इक्वल टू 1/μ0 ये, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फोटोन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, तो फोटोन का एनर्जी किस से निकालते हैं हम लोग, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो क्या होता है sc/λ, यानी पे ऑप्शन sc/λ तो कहीं पर है नहीं, E इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर hc/λ,
अब सी बाई लैम्डा को हम यहाँ पर कुछ कहते हैं, सी बाई लैम्डा को क्या कहते हैं, डेट इज एच म्यू, एच म्यू कहते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एच म्यू। जो म्यू होता है फ्रीक्वेंसी होता है, तो याद कर लीजिएगा ये। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोवोल्ट किसके बराबर होता है। तो इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी स्टोर करके जा सकता है, तो वही उसी एनर्जी के बारे में इलेक्ट्रोवोल्ट याद कर लिया। किसका यूनिट है, एनर्जी का। तो एनर्जी में देख लीजिए जूल है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹, तो उसी के जूल के बराबर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर। यानी 57 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिर बाइनरी नंबर्स का है, जो भी हम तुरंत देखें। तो बाइनरी नंबर में किसका, 7 के लिए पूछा जा रहा है। 7 का आप निकाल लीजिए, क्या होता है 7 के लिए निकालिएगा। तो सब 2 के लिए, तो 2 के लिए होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर टोटल। हाँ 2 के लिए 3 हो जाएगा। फिर 3 के लिए देखिए तो 2 हो जाएगा और आ जाएगा 1, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यानी 1 1 1/2। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, कौन सा बाइनरी एडिशन के लिए सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट फॉर द, यहाँ देखिए वर्ड यूज किया जाए नॉट करेक्ट बाइनरी एडिशन के लिए। तो 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है। लेकिन यहाँ पर जब दिया गया ऑप्शन डी में देखिए तो दिया गया 1 + 1 1 1 नहीं होता, 1 + 1 1 0 हो जाता है, जो कि 1 0 कहेंगे ना कि 1 कहेंगे। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बाइनरी एडिशन में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोग का, नेक्स्ट बोल रहा है इन द स्टेप ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल, यानी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में है। तो किस ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, बात की जा रही है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता था, वो करता था कम वोल्टेज है तो उसको ज्यादा वोल्टेज में बदल सकता था। ठीक है, स्टेप डाउन होता है उसी तरह से स्टेप डाउन जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन का जो एग्जाम्पल होता है, कौन होता है एग्जाम्पल, तो स्टेपलाइजर जो हम लोग देखते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का हम लोग का एग्जाम्पल होता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, तो नंबर ऑफ कॉइल जो होते हैं वो सेकेंडरी कॉइल्स का जो नंबर होता है वो प्राइमरी कॉइल्स के नंबर से ज्यादा होता है, मतलब N2 इज ग्रेटर देन N1 हो जाएगा हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, N2 इज ग्रेटर देन N1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजुअल रीजन। विजुअल रीजन में कौन होता है, तो हम लोग जानते हैं इसमें कि कौन होता है, बाल्मर रीजन जो होता है हम लोग का वो विजुअल होता है। बाल्मर जो हो जाएगा यहाँ पर विजुअल हो जाएगा। बाकी लाइमन जो होता था वो हमारा अल्ट्रावायलेट होता था, ब्रैकेट और पासिंग जो होता है वो इंफ्रारेड होता है। बार बार रिपीट हो रहा है तो याद रख लीजिए, इसको अच्छे से वीवीआई करके याद कर लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज होते हैं वो सीरीज किस तरह का होता है। बार्मर सीरीज होता है वो विजुअल होता है, लाइमन सीरीज जो होता है वो अल्ट्रावायलेट होता है, ब्रैकेट और पासिंग जो होता है वो इंफ्रारेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर। अगर 1 मीटर है तो उसका पावर पूछा जाता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = दैट इज 1/f। एफ जो होता है तो मीटर में निकाला जाता है। 1 मीटर के लिए तो 1 मीटर में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर, P = 1 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता था, याद रख लीजिए, एक होता है आई के लिए होता था, एक बड़ा सा, एक होता था छोटा सा। इसमें कौन सा फोकल लेंथ बड़ा होगा, तो जो आई के पास होता है बड़ा होता था, दैट इज Fe इज ग्रेटर देन F0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का एंगल किस तरीके से निकालता था, तो याद करिए दैट इज μ-1 a होता था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हम लोग का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी तरह से, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उस वक्त कौन सी भौतिक राशि जो नहीं बदलती है, याद कर लीजिए कौन सी नहीं बदलती है। इसमें सब बदल जाती है, तीव्रता यानी उसका जो इंटेंसिटी वो बदल जाती है, वेलोसिटी बदलती ही है, वो तो अपवर्तन का मतलब ही होता है। तरंग दैर्घ्य बदल ही जाता है, बदलता कौन नहीं है, तो वो बदलता नहीं है उसका आवृत्ति, यानी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो नहीं बदलता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, if a velocity of light in air is va and the velocity of light in water in vw then what। इसमें रिलेशन पूछा जाए कि ऑब्वियस सी बात है, जिसमें हम वेलोसिटी ऑफ लाइट, हम ऑब्वियस सी बात जानते हैं कि लाइट का स्पीड जो है वो एयर में सबसे ज़्यादा होता है, बाकी जिसमें भी डालिए उसमें कम ही होता है। यानी सबसे ज़्यादा तो वैसे स्पेस में होता है, लेकिन उसके बाद आता है फिर एयर। एयर और स्पेस में लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा जा रहा है वाटर से रिलेट करते हैं। वाटर से क्या होगा, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट एयर का जो एयर में जो होगा वो ज़्यादा ही होगा, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है जल का क्रांति कौन है, क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। तो इसमें याद कर लीजिए क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर कितना होता है, लगभग 50 के बराबर होता है, दैट इज 48 पॉइंट, यहाँ पर कौन है 48.75। तो 48.75 जो हो जाएगा डिग्री वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 50 के लगभग बराबर यही है। इसमें 24.41 भी है, तो वो किसका होता है, वो हीरा का होता है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। हीरा का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24.41 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिर फेज डिफरेंस फॉर द
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है। तो याद रखिए फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमेशा मतलब इवन होता था। तो इवन में कौन सा ऑप्शन दे रहा है, इन टू एन, एन का वैल्यू 1 डालिएगा तो यहाँ 2 मिलेगा, 2 डालिएगा तो 4 मिलेगा, यानी इवन के लिए हमारा ये हो जाएगा। उसी तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। दूसरा एक इसी तरह का इंटरफेरेंस कौन होता था, तो वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा क्या निकलता था, वो ऑड निकलता था। ऑड मतलब वो हमेशा 1 3 5 इस तरह से निकलेगा। तो उसमें ऑप्शन डालिएगा तो इसमें 1 मतलब इसमें ये मिलेगा, एन का वैल्यू 0 डालिएगा तो 1 मिलेगा, एन का वैल्यू 2 डालिएगा तो 3 मिलेगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा हमसे कंस्ट्रक्टिव, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव अगर पूछेगा तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग लाइट। स्कैटरिंग लाइट के लिए इंटेंसिटी कितना होता है, तो इंटेंसिटी कितना होता है, 1 मतलब जो कितना का मतलब वो पावर कितना का होता है, तो वो होता है हमारा लैम्डा का 4, यानी आई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग का कि पैरेलल साइड ग्लास का स्लैब का क्या होता है। ग्लास है, मान लीजिए ग्लास है, लाइट है, पैरेलल है, जो भी लाइट रहेगा सीधे निकल जाता है ग्लास में, तो ग्लास में तो कहीं रुकता नहीं है, यानी एज अ प्लेन मिरर की तरह ही काम करेगा। तो उसका जो ग्लास स्लैब उसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो उसका फोकल लेंथ हो जाएगा हम लोग का इन्फिनिटी, क्योंकि वो एज अ प्लेन मिरर काम करेगा। तो हम लोग क्या हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा उसका। क्लियर है, ठीक है। तो ये इस मॉडल पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है और इस तरह से आप अगर चाहते हैं कि इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके भी एक्सप्लेनेशन हम आपको करके दें, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो अब कब काफ़ी कम टाइम बाकी है उस टाइम में भी आपको ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट आंसर भी मिले तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।